आप थे इसकी फर्स्ट क्लास में? वो देखा आपने, रिकॉर्डिंग देखी है? अच्छा, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास क्या है, इनकम स्टेटमेंट है, हमारे पास पीएनएल है और बैलेंस शीट है। तो उसके कुछ अजर्शंस होते हैं, जैसे कि अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये क्या होते हैं, अजर्शंस होते हैं इसके। तो अब उन अजर्शन की एक्सप्लेनेशन, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, हमने देखा था प्रॉफिट नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अजर्शन देखे थे कि अगर वो बैलेंस शीट में दिख रहा है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है, हमारे पास उतने अमाउंट के पीपी है, उतना हमने उस पर बैंक से पैसा खर्च किया होगा या जो भी है। जैसे कि इसके अंदर हमने देखा बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट है 50 लाख, जो कि हमें बैलेंस शीट में दिख रही है, बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिख रही है 50 लाख की। तो ऑडिटर शैल अज्यूम, तो ऑडिटर को इस बात से क्या क्या अजर्शन बनाने चाहिए कि द बिल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एग्जिस्ट एज एट पीरियड एंड। तो ये क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस का अजर्शन है। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है उस दिन पे। कंपनी एक्स ओज एंड कंट्रोल सच बिल्डिंग, तो कंपनी के पास क्या है, उस बिल्डिंग का राइट है, ओन करती है। द बिल्डिंग हैज बीन वैल्यूड एक्यूरेटली इन अकॉर्डेंस विद द मेजरमेंट ऑफ प्रिंसिपल। वैल्यूएशन अजर्शन कि हमने उस वैल्यू की जो, उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो ठीक से एक्यूरेटली निकाली है, मतलब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाली है। ऑल बिल्डिंग्स ओन एंड कंट्रोल बाय कंपनी एक्स आर इंक्लूडेड विद इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 लाख। कंप्लीटनेस अजर्शन मतलब जो भी हमारा 50 लाख ये शो करता है, इसके अंदर हमारी सारे बिल्डिंग के अमाउंट इंक्लूड हो गए हैं, वो क्या बताता है हमें, कंप्लीटनेस अजर्शन। तो यही था इस चैप्टर में कि हमारे पास अजर्शंस होते हैं, उनको हम डिफरेंट ऐसे टाइप्स होते हैं उसके अंदर। जैसे कि पहला हमारा क्या था, हम एजर्शन किस में देख रहे हैं, पहले इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट पीएनएल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके अंदर पहला एजर्शन क्या है, अकरेंस, कि उसके अंदर जो बातें हैं लिखी गई है इनकम साइड या फिर एक्सपेंस साइड, वो अकर करी हैं, उतना अमाउंट का इनकम हुआ है, उतने अमाउंट का एक्सपेंस हुआ है। फिर इसके अंदर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इसके अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हैज बीन इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इन रिस्पेक्ट टू personal employed by the entity. Employee benefit expense does not include the cost of any unauthorized personnel. ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ा ना अभी, तो ऐसी ये वाली वैसे क्लास हो चुकी है। इसके अंदर फिर ऐसी था कंप्लीटनेस का एजर्शन, ठीक है, फिर कट ऑफ का एजर्शन, मेजरमेंट का एजर्शन, एक आइडिया लग गया आपको, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का एजर्शन, तो एक बार वो वीडियो देख लेना, ठीक। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में भी सेम ऐसी है एजर्शंस, एग्जिस्टेंस का, कंप्लीटनेस का, कट ऑफ का, वैल्यूएशन का। अब उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, ठीक। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आता है बैलेंस शीट के कैप्शंस। अरे बैलेंस शीट के कैप्शंस, तो इसके अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि शेयर कैपिटल होता है, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन सब का हम किस किस तरीके से ऑडिट करेंगे, हमारा ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास, शेयर कैपिटल। एवरी कंपनीज लाइफ साइकिल स्टार्ट्स with raising of capital. Other than a private company, every other company issue a prospectus which may be in abridged form or the statement in lieu of prospectus before it proceeds towards the allotment of share capital. The prospectus define the condition on which allotment will be made, like minimum subscription, project on which amount is raised shall be spent when these have been decided upon in advance, and to specify the limits on certain expenses incidental to raising of capital. The receipt of application for shares and allotment of shares in pursuance thereto, two important aspects of issue of capital in the matter of purchase of share. These therefore should receive careful attention. तो अभी यहाँ तक जो बातें लिखी हैं ये हमारा लॉ के अंदर की बातें हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऑडिट के अंदर। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि हम शेयर कैपिटल का ऑडिट कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो बातें हमें पढ़नी है। ऐसी फिर नेक्स्ट हेडिंग आएगी रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका प्रोसीजर देखेंगे, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर उसका प्रोसीजर देखेंगे, तो ये हमें पढ़ना है। तो अब टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर कैपिटल एज एट द पीरियड एंड,
तो एग्जिस्टेंस मतलब अगर हमारी बैलेंस शीट में लास्ट में अगर शेयर कैपिटल दिख रहा होगा इसका मतलब वो एग्जिस्ट करती है, तो जनरल जो कि सब कंपनी में हो गई होगा। इक्विटी बैलेंसेस दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इक्विटी बैलेंसेस जो है वहाँ पर कंप्लीट होने चाहिए, वो मतलब हम कुछ जो ये कंप्लीट एजर्शन होता है ना, इसका मतलब होता है कि कुछ छूटा ना हो, कुछ ओमिट ना हुआ हो, ठीक है, कुछ ओमिट ना हुआ हो। फिर उसके बाद हमने उसकी वैल्यूएशन ठीक से करी है, ठीक है। तो ये 3 एजर्शन बोले यहाँ पर, एक एग्जिस्टेंस एजर्शन, कंप्लीटनेस एजर्शन और वैल्यूएशन का एजर्शन। अभी ये जो एजर्शन है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे एजर्शन जितने भी हमने बैलेंस शीट के लिए पढ़े, यहाँ पर बैलेंस शीट के लिए ये सारे एजर्शन जो हमने पढ़े, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने देखा, पहले तो हमने जनरली सारे पढ़ लिए, फिर यहाँ पर शेयर कैपिटल में हम देख रहे हैं कि कितने एजर्शन है, 3 एजर्शन है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। फिर अब यहाँ पर आ जाओ इंपॉर्टेंट बात कि उसका ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा। ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, पहला है टैली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस ऑथराइज इशूड एंड पेड अप टू प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, हमें पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना होगा, हमें दोनों को मिलाना होगा। जो अभी का ओपनिंग है, पिछला वाला क्लोजिंग है, तो हम दोनों को मिलाएंगे, क्या दोनों एक ही है, ठीक है। टैली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस ऑथराइज इशूड एंड पेड अप टू प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम करेंट ईयर को प्रीवियस ईयर से पहले मिलाएंगे, शेयर कैपिटल को, क्या दोनों सेम है या कुछ चेंजेस है, ठीक। अगर कुछ चेंजेस नहीं हुए, इफ देयर इज नो चेंज ड्यूरिंग द ईयर, obtain written confirmation representation from the company secretary and there were no changes to entities capital structure during the year। तो अगर कोई चेंज नहीं होगा तो हम कंपनी सेक्रेटरी से क्या लेंगे, एक डिक्लेरेशन लेंगे, कंफर्मेशन लेंगे, रिटर्न कंफर्मेशन। तो पहला स्टेप है हमारा कि हमने पहले बैलेंसेस चेक करें। दूसरा स्टेप है हमारा कि अगर कोई चेंज नहीं है तो हम सीएस के पास जाकर के उससे कंफर्मेशन लेंगे। फिर उसके बाद in case there is any change, verify whether the paid up capital as at the period end is within the limits of authorized capital। तो अगर वहाँ पर चेंज हुआ है तो हम क्या वेरीफाई करेंगे कि वो ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट के अंदर है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल से एक्सीड हमारी शेयर कैपिटल नहीं कर सकती। तो हम ये चेक करेंगे कि ऑथराइज कैपिटल की लिमिट के अंदर है या नहीं है। ऑथराइज कैपिटल इज वेरीफाइड बाय एग्जामिनिंग एमओए। ऑब्टेन the certified copies of relevant resolution passed at the meetings of the board of director। तो हमें ये सब बातें पता कैसे चलेंगी, हम वो देखेंगे, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे, शेयर होल्डर्स इंक्रीज डिक्रीज ऑफ ऑथराइज कैपिटल देखेंगे, हम पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। फिर उसके बाद इन केस ऑफ फ्रेश इशू, अगर फ्रेश इशू आए तो हमें ये सब बातें चेक करनी होगी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड, मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट, जो भी हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर बताया गया है। ये भी मैंने पढ़ा दिया था वैसे, ठीक है, एक बार देख लेना। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था कि हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, डिस्काउंट को इशू नहीं कर सकते, लेकिन इसके पीछे वो भी है, एक्सेप्शंस भी है, वो एक्सेप्शंस भी अभी हम देखेंगे। चेक इफ आर इशूड फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हम शेयर में ये भी चेक करेंगे कि हमने वो फॉर कैश वाले कितने के हैं, अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले कितने के हैं। कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस, कंप्लायंस पूरे करें कि नहीं करें। ऑल्सो मेंटेन एंड वेरीफाई कॉपीज ऑफ फॉर्म filed with the Ministry of Corporate Affairs MCA Form SS7 notice to registrar of any alteration of share capital, Form PS3 making company making allotment of share securities required to file return of allotment to the registrar and with Reserve Bank of India, Form FCGPR in case of foreign direct investment FDI by non-resident shareholder and verify the number of securities issued along with the issue price. In case there was increase in share capital, verify whether the company has accurately corrected the required fee stamp duty payable to MCA। तो हम ये सब करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो भी चीज़ें हमें MCA के पास भेजनी थी, जो भी फॉर्म्स हमें MCA के पास भेजने थे, वो सारे फॉर्म्स हमने MCA के पास भेज दिया या नहीं भेजे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर शेयर में इंक्रीज है तो फिर हम उसे ये भी चेक करेंगे कि हमने जब फॉर्म भेजा है ना MCA को, उसके साथ हमने जो रिक्वायर्ड फी पे करनी थी, जो भी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी थी, वो भी हमने एक्यूरेटली पे कर दी है कि नहीं करी है। अब शेयर इशू एट प्रीमियम, इन केस अ कंपनी हैज इशूड शेयर एट अ प्रीमियम दैट इज
an amount in excess of the nominal value of the share, whether for cash or otherwise. Section 52 of the Companies Act 2013 provides that a company shall transfer the amount received as premium to security premium account and state the purpose for which the amount in the account has been applied. तो in case company has issued share at premium, तो जितना अमाउंट हमने नॉमिनल अमाउंट से एक्सीड करते हैं उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं. तो वो हमने एज पर कंपनीज एक्ट हमने किया है कि नहीं किया वो चेक करेंगे हम. प्रोवाइड दैट कंपनी शैल, अब उस अमाउंट को जो हमें एज अ प्रीमियम जो मिलता है वो हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में. तो हम ये भी चेक करेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ. There is no restriction or condition prescribed in the act in issue of shares at premium. जैसे कि डिस्काउंट में हमारे restrictions लगे हुए हैं, ऐसा प्रीमियम में नहीं है. The provision of this act relating to reduction of share capital of the company shall apply as if security premium account were paid up share capital of the company. तो जो यहाँ पर वो जो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल अगर होगा तो उसके प्रोविजन भी जो कंपनीज एक्ट में लिखे गए हैं वो भी अप्लाई होंगे और जो ऑडिटर होगा ना वो सब कुछ चेक करेगा. ठीक है, तो ये सब भी इसमें से ना मैं पढ़ा चुकी थी, थोड़ा जल्दी हो रहा है. तो हम सब कुछ चेक कर रहे हैं एज अ होल, सारा प्रोसीजर में सब कुछ चेक करने को लिखा हुआ है कि हमने एमसीए को प्रॉपर्ली फीस पे करी है, सारे फॉर्म्स हमने दिए हैं कि नहीं दिए, सारे हमने कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन पूरे किए हैं कि नहीं किए, सबका वैल्यूएशन भी चेक करना है हमें, सब कुछ हम चेक कर रहे हैं. एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग कंडीशन. तो हमारे पास 5 कंडीशन होती है, यही 5 कंडीशन हम बहुत बार पढ़ते हैं, अकाउंट्स में पढ़ते हैं. तो ये 5 कंडीशन है जो जहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगवाया उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे. तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ इन 5 पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है. ठीक है, वो लिखा है. ये पहला क्या है, टुवर्ड्स द इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स और फुली पेड बोनस शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, राइटिंग ऑफ कौन सा कमीशन पेड या डिस्काउंट के लिए, और प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर या फिर बायबैक के लिए. फिर उसके बाद प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज आर परमिटेड टू अप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट may be applied by such class of companies as may be prescribed and whose financial statements comply with the accounting standard prescribed for such class of companies under section 133. In paying up unissued equity share of the company to be issued to the members of the company as fully paid bonus share. तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम इस बातों के लिए हम जो भी प्रेस्क्राइब है सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड कंपनी के लिए यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पर पहला क्या है, ये बोनस शेयर वाला पॉइंट, ये यही है, बोनस शेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक, फिर उसके बाद इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन, ठीक है, और बायबैक, वही 3 पॉइंट लिखे हैं वापस से. द ऑडिटर नीड टू वेरीफाई whether the security premium received on share if any has been transferred to security premium. अब ऑडिटर को वेरीफाई क्या क्या करना होगा, ऑडिटर को पहली बात ये वेरीफाई करनी होगी कि जो प्रीमियम का पैसा आया है वो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ अकाउंट में. whether the application of any amount out of the said security premium account is only the purpose mentioned above. और दूसरी बात वो ये चेक करेगा कि जो पैसा गया है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में वो उन पर्पसेस के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब सिर्फ उन्हीं पर्पसेस के लिए यूज होना चाहिए और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए. अब डिस्काउंट वाली बात, अ कंपनी शेल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. ये हमने लॉ में पढ़ा है कि हम कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर के केस में कर सकती है. स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, जो हम अपनी कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज़ को देते हैं. एनी शेयर इशूड बाय द कंपनी एट डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2 a company issue. अब ये तीसरी भी कंडीशन लिखी है 2A में कि a company may issue share at discount to its creditor when the debt is converted into shares in pursuance to statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with any guidelines or directions or regulations specified by RBI under RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949. तो अब ये वाली कंडीशन क्या है कि हम और कब डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकते हैं, जब हमें क्रेडिटर को पैसे के बदले क्या देना है,
शेयर देने हैं। तो उनका डेट हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये कौन सी स्कीम में कर रहे हैं हम, किसी स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान के अंदर या फिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंदर। एक हमारा चैप्टर है अकाउंट्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो उसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, हम अपनी शेयर कैपिटल को कम कर देते हैं, 10 से 6 कर दिया, ऐसे ऐसे करते हैं। फिर हम डेट, अपनी लाइबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, उसे मतलब कुछ ठीक ठाक करके इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करके हम कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर वही है कि अगर हम क्रेडिटर्स को डेट को कन्वर्ट करें शेयर में अंडर अ डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, तो भी यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं शेयर्स। Where any company fails to comply with the provision of this section, such company and every officer who is in default shall be liable to penalty। अगर किसी ने कुछ भी बात नहीं की तो पेनल्टी कितनी लगेगी, पेनल्टी कितनी लगेगी, may extend to the amount equal to the amount raised through the issue of shares at discount। जितना हमने डिस्काउंट में अमाउंट रेज किया वो, ठीक है, पेनल्टी क्या लगेगी, अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, एंड द कंपनी शैल बी लाइबल टू रिफंड। और साथ में ये पेनल्टी के साथ में वो सारा पैसा वापस करना होगा विद इंटरेस्ट ऑफ 12%, जितना भी हमने एक्स्ट्रा मंगा लिया था। आगे, द ऑडिटर नीड्स टू चेक द मूवमेंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर एंड व्हेनेवर देयर इज एनी इशू। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, मूवमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, कभी भी नया इशू हुआ है तो वो चेक करेगा। ही शुड वेरीफाई दैट द कंपनी हैज नॉट इशूड शेयर्स एट डिस्काउंट, ये चेक करेगा कि डिस्काउंट पे नहीं हुए हो, एक्सेप्ट फॉर दोज केसेस। फर्दर, ऑडिटर शैल ऑल्सो वेरीफाई दैट वेदर द कंपनी हैज इशूड शेयर एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर, जबकि किसके केस में, सिर्फ और सिर्फ डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के केस में। तो issue of sweat equity share according to section 54 of Companies Act 2013, the employees may be compensated in the form of sweat equity share. The sweat equity share means the equity share issued by the company to employees or directors at a discount or for consideration other than cash. The sweat equity share हम कब देते हैं, जब वो जो एम्प्लॉय है या फिर वो डायरेक्टर है, उसने हमें कुछ अच्छी बात बताई है, कुछ उसने नो हाउ, फॉर प्रोवाइडिंग द नो हाउ और फॉर मेकिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और या फिर उसने कुछ वैल्यू एडिशन किया है जिससे ना कंपनी को फर्क पड़ा है, कंपनी को पॉजिटिव फर्क पड़ा है। तो उस केस में हम क्या देते हैं उनको, कंपनी क्या देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, स्वेट इक्विटी शेयर देती है। द ऑडिटर नीड टू वेरीफाई दैट स्वेट इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी आर ऑफ द क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड एंड फॉलोइंग कंडीशन हैव बीन कंप्लाइंड विद। तो यहाँ पर क्या है, अब स्वेट इक्विटी शेयर जब हम इशू करेंगे तो फॉलोइंग कंडीशन शुड बी कंप्लाइड। द इशू इज ऑथराइज्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। The issue is authorized by special resolution passed by the company. The resolution specify the number of shares and the current market price consideration, if any, and the class of director or employees to whom such equity share are to be issued. तो issue of authorized स्पेशल रेजोल्यूशन से हमने इशू किया है कि नहीं किया। स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद रेजोल्यूशन में क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, क्लास ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, ये सब बातें लिखी गई थी कि नहीं लिखी गई थी। फिर सी तो ओमिटेड है, डी है वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस ऑफ SEBI, and if not listed the sweat equity share in accordance with the rules as may be prescribed। तो क्या हो गया यहाँ पर, ऑडिटर क्या वेरीफाई कर रहा है इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, ये 4 बातें जिसमें से एक ओमिटेड है। पहला क्या है कि ऑथराइज्ड स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद होना चाहिए काम, रेजोल्यूशन में सारी बातें स्पेसिफाई होनी चाहिए, और तीसरा वो हम अगर हमारी सिक्योरिटीज लिस्ट है सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे तो सेबी के अकॉर्डिंग, अगर नहीं है तो एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग। Further, the rights limitation restriction and the provision as applicable to equity shares shall be applicable to sweat equity share issued under this section। तो जो भी हमारे राइट लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन और प्रोविजन किस पे अप्लाई होते हैं, इक्विटी शेयर पे अप्लाई होते हैं, वो सब चीज़ें किस पे अप्लाई होती हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स पे भी अप्लाई होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल
स्ट्रक्चरिंग का काम होता है, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का काम होता है। वही जब हम कैपिटल फेस वैल्यू को 10 से 6 कर दिया, हम लाइबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं ना, और शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड आती है, तो हम उसको अगर कम कर देंगे तो हम लाइबिलिटी साइड को कम करके दिखा सकते हैं और रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल एज अ प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप इट्स कैपिटल इंटैक्ट. At times, however, it may become necessary for the company to bring a reduction in its capital. कभी कभी कंपनी को क्या जरूरत पड़ जाती है, कंपनी की कैपिटल रिड्यूस करने की जरूरत पड़ती है। तो accumulated business losses, assets reduce or doubtful value like unsound investment proving bad or having paid up capital in excess of the requirements of the company or surplus capital which cannot be employed gainfully require corrective measure to be taken to keep the financial health of the company reasonably well positioned. तो वही सारी चीज़ें लिखी हैं, accumulated business loss या फिर कोई एसेट को कम करना, डाउटफुल वैल्यू जो कि हमें लगता है अनसाउंड इन्वेस्टमेंट की बैड वैल्यू, बैड डेट्स है, उसको कम करना, या फिर पेड अप कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट, जितनी हमें ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हमने कैपिटल मंगवा रखी है तो उसको भी कम करना है ना। तो ये सारी चीज़ें वही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट्स है, चैप्टर कर रखा है आपने वाला इंटरनल, तो वही सारे पॉइंट्स है। तो अकॉर्डिंगली कंपनी फाइंड इट नेसेसरी टू रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल। सेक्शन 66 डील्स विद द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। फॉर वेरीफाइंग reduction of capital, the auditor needs to examine whether the company has following specific requirements as required by section 66 of the Companies Act 2013. The auditor shall undertake the following audit procedure. तो अब यहाँ पर for reduction of capital company auditor ये सारे procedure को follow करेगा for auditing. Verify that the meeting of the shareholder held to pass the special resolution was properly convened and that of proposal was circularized in advance to all the shareholder. तो फिर क्या वो shareholder क्या देखेगा कि वो जो हमने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किया है वो प्रॉपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होकर के प्रॉपर मीटिंग को रख करके किया है कि नहीं किया गया, ठीक है। और वो जो रेजोल्यूशन था और वो जो प्रपोजल था वो हमने सारे शेयर होल्डर में सर्कुलेट किया है कि नहीं किया। वेरीफाई करेगा वो एओए से ऑथराइजेज द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। हम कब कर सकते हैं, अगर एओए में क्या हो, ऑथराइज हो, तो ऑथराइज है कि नहीं वो वेरीफाई करेगा। examine that there has been no default with respect to repayment of deposit accepted by the company or payment of interest on such deposits. Reduction of capital shall not be affected if such default exists. तो ये फिर वो तीसरी बात क्या चेक करेगा कि क्या कंपनी के पास कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया उन्होंने रीपे करने में, अपने डिपॉजिट्स रीपे करने में। तो अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया है ना तो फिर वो रिडक्शन इन कैपिटल नहीं कर सकते, तो वो चीज़ चेक करेगा। 4. Examine the order of the tribunal confirming the reduction and verify that the copy of order and the minutes have been registered and the file with the ROC. तो फिर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रिब्यूनल ने कंफर्मेशन दे दी है और वेरिफिकेशन भी हो गया है ऑर्डर का, मिनट्स का भी मिनट भी रजिस्टर हो गया है। रजिस्टर करना क्या होता है, मतलब हमने उस चीज़ को हमने ROC तक फाइल कर दिया है, ठीक। फिर उसके बाद चेक द रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट एज रिगार्ड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। फिर 5th पॉइंट है चेक करना रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट। नेक्स्ट 6. Vouch the accounting entries recorded to reduce the capital and to write down the asset by reference to the resolution of shareholders and other documentary evidence, and also check whether the requirements of Schedule 3 Part 1 have been complied with in relation to presentation. तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड किया है सही से, टू रिड्यूस द कैपिटल एंड टू राइट डाउन द एसेट्स बाय रेफरेंस टू द रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सारे वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। कंफर्म वेदर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हैज बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली सारे कंपनीज एक्ट को ही पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर जो जो बातें लिखी गई है उन्हीं सबको ऑडिटर वेरीफाई कर रहा है। द कंपनी में रिड्यूस द कैपिटल बाय रिडक्शन इन अनपेड कैपिटल और कैंसिलेशन ऑफ लॉस्ट कैपिटल और पेइंग ऑफ एक्सेस पेड अप कैपिटल। तो कंपनी किस किस तरीके से अपने कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, बाय रिडक्शन इन अनपेड कैपिटल, जो अनपेड कैपिटल थी उसको हटाई दिया, रिड्यूस कर दिया, और
कैंसलेशन ऑफ लॉस्ट कैपिटल और पेइंग ऑफ एक्सेस पेड अप कैपिटल. Verify the adjustment made in the members' accounts in the register of member and confirm that either paid up shown on the old share certificate has been altered or new certificates have been issued in lieu of old and the old ones have been cancelled. तो हम उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो जो क्या वेरीफाई करना जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर. तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिन मेंबर का नाम कटना था या किसी मेंबर का नाम आना था, आएगा तो है नहीं खैर, लेकिन जिस ओल्ड मेंबर का नाम कैंसिल होना था वो कैंसिल कर दिया गया है कि नहीं, वो भी वो चेक करेगा. कंफर्म दैट वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड इफ रिक्वायर्ड बाय द ट्रिब्यूनल हैव बीन एडेड टू द नेम ऑफ द कंपनी इन बैलेंस शीट. तो हम जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के साथ क्या लिखना होता है, एंड रिड्यूस, ताकि पता लगे कि रिकंस्ट्रक्शन हुआ है. तो एंड रिड्यूस उन्होंने ऐड किया है बैलेंस शीट के साथ या नहीं किया. Check if the company have complied with all the terms and conditions imposed by the tribunal while confirming the reduction of share capital. Verify that memorandum of association of the company has been suitably altered. Exemption to buyback. According to section 66 subsection 6, nothing in this section shall apply to buyback of its own securities of the company under section 68 if the company has made any buyback of security ensure compliance of specific requirement as given under section 68. तो लास्ट में वो क्या चेक कर रहा है, बायबैक के लिए क्या चेक कर रहा है कि जितनी भी चीज़ें लिखी थी सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे किए हैं कंपनी ने या नहीं किए. लास्ट हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर. Ensure whether the following disclosure requirement of Schedule 3 Part 1 to the Companies Act 2013 have been complied with. तो ये क्या है, Schedule 3 Part 1 क्या होती है हमारी, इसके अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है. शेयर कैपिटल. For each class of share capital, different class of preference share to be treated separately. तो class of preference होती है ना, class of preference share holder होते हैं, class of share capital होता है, मतलब ये 10 वाले शेयर हैं, ये 5 वाले हैं, अलग अलग क्लासेस होती है. तो उन सबको हम क्या ट्रीट करते हैं, ट्रीट सेपरेटली. द नंबर एंड अमाउंट. अब हम पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, हम डिस्क्लोजर का पॉइंट पढ़ रहे हैं कि हमें क्या कौन कौन सी बातें डिस्क्लोज करनी है, और ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर चेक कर रहा है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ. तो नंबर एंड द अमाउंट ऑथराइज, हमें नोट्स अकाउंट्स में जाकर के लिखना होता है ना, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, वो हमें अलग से डिस्क्लोज करना होता है. द नंबर ऑफ शेयर इशूड, सब्सक्राइब, फुली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड. तो ऑथराइज हम अलग से लिखते हैं, ऑथराइज लिखते हैं, पहले अमाउंट लिखते हैं, फिर सब्सक्राइब और कॉल्ड अप लिखते हैं अलग से, अलग लाइन में, उन दोनों को अलग अलग करके दिखाते हैं. पार वैल्यू पर शेयर कितनी है. अ रिकंसिलेशन of the number of share, a reconciliation of the number of share outstanding at the beginning and at the end of the reporting year. तो हम क्या करेंगे, एक reconciliation करेंगे, number of share कितने हमारे beginning में थे और कितने end में थे. The right preference and restriction attaching to the each class of share including restriction on the distribution of dividend and repayment of capital. तो उसके बाद क्या चेक कर रहा है वो, right preference और restriction जो भी हर class of share के उस पर लगाए, डिविडेंड पे जो भी रेस्ट्रिक्शन है या फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उस बात को वो चेक करेगा, और वो प्रॉपरली डिस्क्लोजर किया गया है एज पर कंपनीज एक्ट की नहीं, वो चेक करेगा वो. शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास इन द कंपनी हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इंक्लूडिंग शेयर हेल्ड बाय और बाय सब्सिडरीज और एसोसिएट ऑफ द होल्डिंग कंपनी और अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इन एग्रीगेट. तो अब इसके बाद क्या और डिस्क्लोजर होता है कि नंबर ऑफ शेयर जो होल्डिंग कंपनी और जो उसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, या फिर उसकी सब्सिडरी या एसोसिएट और अल्टीमेट होल्डिंग इन एग्रीगेट, एग्रीगेट में उन सबके पास मिला करके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो भी डिस्क्लोज करना है. शेयर इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ शेयर हेल्ड. जिन जिन लोगों के पास 5% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है उनके नाम भी हमें डिस्क्लोज करने होंगे. शेयर रिजर्व फॉर द इशू अंडर ऑप्शन and contract. Commitment for sale of share disinvestment including terms and account. तो हमारे पास क्या है, शेयर रिजर्व फॉर द इशू अंडर ऑप्शन. ये क्या है, शेयर रिजर्व फॉर इशू अंडर ऑप्शन, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में भी जितने हमने शेयर दिए हैं वो भी हम बताएंगे. फॉर द पीरियड ऑफ 5 years immediately preceding the date as at which the balance sheet is prepared.
Aggregate number of class of share allotted as fully paid up pursuant to contract without payment of being cash received in cash. Aggregate number of class of share of bonus share और buyback. तो इन तीनों चीज़ों को हमें क्या बताना होगा, पिछले 5 साल की इंफॉर्मेशन भी हमें देनी होगी. Terms of any security convertible into equity preference share issued along with the earliest date of conversion in the descending order starting from the farthest such date. तो terms of security अगर हमने कन्वर्ट किया है, मतलब क्या मतलब जो कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर होते हैं कि वाले शेयर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे या जो भी है, वो कन्वर्जन को भी हमें क्या बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा. कन्वर्जन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और कैसे? इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फारदेस्ट डेट, सबसे बाद वाली डेट सबसे पहले, फिर ऐसे सो ऑन. कॉल्स अनपेड, शोइंग एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉल्स अनपेड बाय डायरेक्टर एंड ऑफिसर, फोरफिटेड शेयर दिखाएंगे, ओरिजिनली पेड अप, एंड द कंपनी शैल डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग और प्रोमोटर्स एज बिलो. इस तरीके से, इस फॉर्मेट में. तो प्रोमोटर हेयर मीन्स प्रोमोटर डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2013. ये सब थे शेयर कैपिटल के पॉइंट. फिर आगे नोट्स में क्या है, टू बी डिस्क्लोज एज एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम वेयर अ कंपनी हैज एडवांस्ड, एक सेकेंड, utilization of borrowed funds and share premium where the company has advanced or loaned or invested funds, either borrowed funds or share premium or any other sources of any kinds of fund or any other person or entities including foreign entities intermediary with the understanding whether the recorded in writing or otherwise that the intermediary shall. तो अभी यहाँ पर जो लिखा है ना, जो भी इस तरीके की कंपनी है उसको ये सारी बातें डिस्क्लोज करनी है. डिस्क्लोज द फॉलोइंग 1 2 3 4, ये 4 बातें डिस्क्लोज करनी है. अब ये क्या है, ये पूरा क्या लिखा है वो अभी मैं बताती हूँ. फिर उसके बाद ऐसी दूसरी चीज़ है, दूसरे तरीके की कंपनी है, उसको भी वो 4 बातें डिस्क्लोज करनी है. ठीक है, तो अभी हमें ये समझना है कि ये तो इजी है, ये 4 बातें समझना, डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड, वो ही सब लिखा है. फिर लेकिन ये क्या है, ये हमें समझना है. तो इसके लिए ना बुक पे एक वो बना लो साइड में, छोटा सा डायग्राम. कंपनी है, इसको बोलेंगे हम फंडिंग, ठीक है.
यहाँ पर एक कंपनी है जो कि फंडिंग या इन्वेस्टिंग पार्टी है, जिन्होंने एक इंटरमीडिएरी को लोन दिया है और इस इंटरमीडिएरी ने फिर आगे लोन दिया है, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हुआ? ये वाली कंपनी हुई। और ये किसके लिए काम करिए? एज अ ब्रोकर काम करिए। और फंडिंग पार्टी कौन है? ये है, जिन्होंने इसको लोन दिया फिर इन्होंने आगे दिया। तो ये क्या करिए? सिक्योर करिए गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। वैसे ही दूसरे केस में है एक फंडिंग पार्टी और ये फिर है एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि वेयर अ कंपनी हैज एडवांस्ड लोन और इन्वेस्टेड फंड्स ईदर बोरोड फंड और एट शेयर प्रीमियम और एन एनी अदर सोर्स ऑफ काइंड्स ऑफ फंड टू एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज इंटरमीडियरी को विद द अंडरस्टैंडिंग दैट इंटरमीडियरी शेयर, कि वो इंटरमीडियरी क्या करेगी? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेंड करेगी या इन्वेस्ट करेगी आगे, कहाँ पर? अल्टीमेट बेनिफिशियरी में, और प्रोवाइड गारंटी सिक्योरिटी और लाइक दैट ऑन बिहाफ ऑफ दैट अल्टीमेट बेनिफिशियरी। द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग, तो कंपनी को ये बातें डिस्क्लोज करनी होगी। द डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड एडवांस लोन और इन्वेस्टेड इन द इंटरमीडियरी, यहाँ पर ना एक इन्वेस्टेड भी लिख दो, यहाँ पर लोन एडवांस और क्या हो जाएगा? ये इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्ट भी है साथ में। फिर डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड फर्दर एडवांस लोन और इन्वेस्टेड, तो हम किसका अमाउंट बताएंगे? ये वाले लोन का अमाउंट बताएंगे और फिर ये वाले लोन का अमाउंट भी बताएंगे। डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी का अमाउंट बताएंगे। डिक्लेरेशन दैट रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ फेमा कंपनीज एक्ट पूरे किए हैं कि नहीं किए। तो ये चार बातें समझ में आ गई और किसको कैसे करना है वो भी हमें समझ में आ गया। फिर बी पॉइंट है, वेयर अ कंपनी हैज रिसीव्ड any fund from any person or entities including foreign entities with the understanding that the company shall indirectly or directly invest other person or entities identified in any manner whatsoever by on or behalf of the funding party or providing any guarantee security or the like of behalf of the ultimate beneficiary shall disclose। वही चार बातें वापस से डिस्क्लोज करनी होगी। तो कंपनी ने अब यहाँ पर क्या करा है? रिसीव्ड एनी फंड फ्रॉम द पर्सन, कौन सा पर्सन? इंटरमीडियरी से, जिसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई और है। तो पहले तो कंपनी क्या बन रही है? किसी और को फंड दे रही है और फिर यहाँ पर क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? हमें ये बातें डिस्क्लोज करनी है। वही डेट एंड रिसीव्ड, फिर डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड फर्दर एडवांस, डेट एंड अमाउंट ऑफ द गारंटी और फिर डिक्लेरेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये क्या था अभी जो हमने कंप्लीट किया? शेयर कैपिटल। रिजर्व्स आर द अमाउंट एप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड दैट आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लायबिलिटी, कंटिजेंसी, कमिटमेंट और डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट known to exist at the date of the balance sheet। तो अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या है कि वो अमाउंट होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आर द अमाउंट जो हमने प्रॉफिट से निकाला होता है, बट हम उसका क्या नहीं करते? हम लाइबिलिटी देने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, कंटिजेंसी या फिर कोई कमिटमेंट या फिर हमारे वैल्यू में क्या हुआ है, एसेट्स में क्या हुआ है, कोई रिवैल्यूएशन हुआ है, तो उसके लिए हम ये खर्च नहीं कर रहे हैं। नॉट इंटेंडेड टू मीट लाइबिलिटी, कंटिजेंसी, कमिटमेंट और डिम्यूनिशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट नोन टू एग्जिस्ट एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट। क्लियर? ये तो रिजर्व का डेफिनेशन लिखी है। ठीक, रिजर्व्स आर द वाइटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बाय इंटरनल मीन्स। जब हमें इंटरनली पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं पैसे? रिजर्व से। द कंपनी यूटिलाइजेज रिजर्व अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड टाइप ऑफ सच रिजर्व। तो हमारे पास अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व बना हुआ है ना, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व उसी काम के लिए यूज होगा, स्पेसिफिक काम के लिए यूज होगा, हम उसे फिर किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कंपनी हमेशा यूटिलाइज करती है रिजर्व को, उसका क्या नेचर है और उसका क्या टाइप है वो देखते हुए। द रिजर्व कैन बी टू टाइप्स, एक रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा कैपिटल रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व रिप्रेजेंट द प्रॉफिट दैट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर और बिलो पर्पसेस सच एज। तो रेवेन्यू रिजर्व में कौन सा आता है?
तो हमारे पास जैसे रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व है, ऐसे हमारे पास दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं, एक रेवेन्यू प्रॉफिट होता है और एक कैपिटल प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि बिजनेस के अपने काम करने की वजह से होता है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स। लेकिन हम सेल ऑफ बिल्डिंग कर रहे हैं जो कि हमारा काम नहीं है, हमारे पास एक बिल्डिंग थी वो हमने बेच दी और उससे हमें कुछ पैसे मिले और हमें प्रॉफिट हो गया, तो वो किस में जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। तो कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व निकलता है और उससे जो निकलता है वो रेवेन्यू रिजर्व होता है। तो रेवेन्यू रिजर्व रिप्रेजेंट द प्रॉफिट दैट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अवेलेबल होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए, मतलब हम इससे क्या कर सकते हैं, डिविडेंड पे कर सकते हैं टू शेयर होल्डर्स और बिलो पर्पस, या फिर इन चार पर्पस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व से, या फिर टू सप्लीमेंट डिविजिबल प्रॉफिट इन लीनियर्स, टू फाइनेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, टू ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, टू जनरली स्ट्रेंथन द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो प्रॉफिट को हम बांटने के लिए, इक्वली बांटने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वर्किंग कैपिटल में यूज करने के लिए, डे टू डे वर्किंग के लिए, या फिर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट अ रिजर्व विच डज नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट रिगार्डेड एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैपिटल रिजर्व हम डिविडेंड पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते। दे कैन बी यूटिलाइज फॉर लिमिटेड पर्पस लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम उन 5 पर्पसेस के लिए यूज होगा। सीआरआर जो कि लिखे गए हैं पॉइंट सिर्फ उनके लिए यूज होगा, जैसे कि वर्क एंड कॉम्पनसेशन रिजर्व सिर्फ उसी काम के लिए यूज होगा। It may be noted that if a company appropriates revenue profit of being credited to the asset replacement reserve with the objective that these are used for the capital purpose, such reserve shall also be in the nature of capital reserve। तो अगर हमें किसी कैपिटल पर्पस के लिए रिजर्व का यूज करना है तो हम कैसा, कौन से रिजर्व का यूज करेंगे, कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट earned through the sale of capital assets such as sale of fixed assets, profit on sale of shares। A capital reserve generally can be utilized for writing down fictitious asset or losses subject to the provision of article for issuing bonus share if it is realized। But the amount of security premium of CRR can be utilized only for the purposes mentioned in section 52 and 53 of Companies Act respectively। The following table summarizes the audit procedure generally required to undertaken while auditing reserves and surplus। Brief description: to establish the existence of reserves and surplus at the period end। तो उसका ऑडिट प्रोसीजर क्या है, हम क्या करेंगे, ऑडिट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसकी एग्जिस्टेंस का ऑडिट करने के लिए ट्रेस एंड टैली ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस टू प्रीवियस ईयर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो हमने उसमें किया था हम दोनों को मैच कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये ना, ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों को ना अलग अलग ही पढ़ो। यहाँ पर क्या है, एजर्शन लिखे हुए हैं, एक एग्जिस्टेंस एजर्शन है, कंप्लीटनेस एजर्शन है और वैल्यूएशन एजर्शन है, और फिर डिस्क्लोजर भी है, यहाँ पे डिस्क्लोजर भी है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये कुछ, यहाँ पर जो इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले में जो पॉइंट लिखे हैं वो है हमारे ऑडिट प्रोसीजर। तो पहला ऑडिट प्रोसीजर क्या है, नहीं इसको ना एज अ होल मान के करो कि ये हमारे एजर्शंस हैं किसके, रिजर्व्स एंड सरप्लस के, ये सारे, और ये पूरा पूरा हमारा ऑडिट प्रोसीजर है। ठीक है, फॉर एडिशन यूटिलाइजेशन ऑन करेंट ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेस द मूवमेंट ऑफ सरप्लस डेफिसिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर अंडर द ऑडिट। तो हम मूवमेंट हम चेक करेंगे, मतलब हमने कितना अमाउंट प्रॉफिट से निकाल करके सरप्लस में डाला है, मतलब रिजर्व्स में डाला है, या फिर रिजर्व से प्रॉफिट, तो वो हम मूवमेंट जो हम करते हैं तो वो हम ट्रेस करेंगे। द मूवमेंट शुड बी ट्रेस्ड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑन इक्विटी। हम कैसे P&L में चेक कर सकते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ट्रेस कर सकते हैं। वेरीफाई द रेजोल्यूशन पास, रेजोल्यूशन पास होंगे उससे वेरीफाई करेंगे। बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर्स डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। Students should note that as per AS 4 revised or Ind AS 10, if dividends to holder of equity instruments are proposed to declare after the balance sheet date, an entity should not recognize those dividend as liability as at balance sheet date. It should, however, disclose the amount of dividend that were proposed or declared after the balance sheet date.
बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव फॉर इशू। तो हमारे क्या होता है कि यहाँ ऐसे होता है ना, यहाँ पर बुक्स खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने के बाद क्या होते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होते हैं। 31 मार्च को बुक्स क्लोज होने के बाद उसके बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, अप्रूव होते हैं। तो स्टूडेंट्स आर शुड नोट दैट एज पर AS 4 रिवाइज्ड या फिर इंड AS 10 इफ डिविडेंड टू होल्डर ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर प्रपोज्ड, या हमने क्या करा है यहाँ पर डिविडेंड क्या करा है, प्रपोज किया, हमने डिक्लेयर किया डिविडेंड या डिक्लेयर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड इक्विटी शुड नॉट रिकॉग्नाइज दिस डिविडेंड एज लाइबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट। जो पता है हमने ये तो सीखा अकाउंट में कि हमने जब क्या करा, प्रपोज करा या डिक्लेयर करा, तो हम उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे बैलेंस शीट डेट पे। इट शुड हाउएवर डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट वर प्रपोज्ड और डिक्लेयर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल, ठीक है। तो मतलब आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल, जो भी यहाँ पर प्रपोज किया, डिक्लेयर करा है, हम उसको लाइबिलिटी नहीं मानेंगे, उसको हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी दिखाते हैं, फुट नोट में दिखाते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, इट नीड्स टू बी कंफर्म दैट company has issued share in excess of nominal value of the shares and for the same auditor should obtain the verified resolution passed by the board of director। तो अगर कंपनी ने क्या किया है, प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं, तो उसके लिए वो ऑडिटर क्या चेक करेगा, रेजोल्यूशन जो पास हुआ होगा इस चीज़ के लिए उसको वेरीफाई करेगा। As already discussed under the caption share capital, the utilization of security premium account should be done for the limited purpose, ये हम पढ़ चुके पहले। फिर डिस्क्लोज, फिर ensure whether the following disclosure requirements of schedule 3 part 1 of the Companies Act has been complied with। तो क्या क्या रिजर्व एंड सरप्लस को हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाना है, सबको एक साथ में नहीं। कैपिटल रिजर्व अलग, CRR अलग, सिक्योरिटी प्रीमियम ये ओमिट हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज ESOP ओनली। फिर अदर रिजर्व्स, और फिर सरप्लस दैट इज बैलेंस इन P&L डिस्क्लोजिंग एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन सच एज डिविडेंड, ये सब। फिर अ रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ईयरमार्क इन्वेस्टमेंट शैल बी टर्म्ड एज फंड। तो रिजर्व जिसको हम एक उसी इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे तो हम उसको रिजर्व नहीं बोलेंगे, उसको हम फंड बोलेंगे। मतलब रिजर्व था, अब रिजर्व को हमने किसी इन्वेस्टमेंट पे लगाया है, मतलब उस पैसे को हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो हम उसको फिर रिजर्व नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L शुड बी शोन एज अ नेगेटिव फिगर। हम ऐसा नहीं है कि उसको फिर कहीं और लिखेंगे, ऐसा नहीं। अगर लॉस में जा रहा है तो हम नेगेटिव फिगर शो करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। Similarly, the balance of reserves and surplus after adjusting negative balance surplus if any shown under the head reserves and surplus। तो आपस में कुछ नेगेटिव है तो उसमें से माइनस करके फिर नेगेटिव फिगर ही हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे, ठीक। रिजल्टिंग फिगर इज इन नेगेटिव। ये था रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर है हमारे पास बोरोइंग, 4 बजे तक ना आए। Liabilities are the financial obligation of an enterprise other than owner's fund। Liability are the financial obligation of an enterprise other than owner's fund। Liability include borrowing, trade payable and other current liability, deferred payment, credit and provision। Verification of liability is as important as that of asset। For if any liability is omitted, understated or overstated, the financial statement would not show true and fair view of the state of the affairs of the company। Borrowing are the monies made available using external sources like bank loan, debenture, public fixed deposit etc। जनरल बात होती है। तो फिर यहाँ पर क्या एग्जिस्टेंस है, कंप्लीटनेस है, और फिर वैल्यूएशन भी है और डिस्क्लोजर। हमें ये ध्यान रखना है इसके अंदर बाकी एजर्शन नहीं है, जैसे कट ऑफ वाला नहीं है, तो वो भी ध्यान रखना है। ऑडिट प्रोसीजर, रिव्यू करेंगे हम क्या, मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लेंडिंग एग्रीमेंट ड्यूरिंग द रिव्यू एंड इंश्योर दैट न्यू लोन एग्रीमेंट्स और बॉन्ड इश्यूज आर ऑथराइज्ड एंड इंश्योर दैट सिग्निफिकेंट डेट कमिटमेंट वर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो बहुत, कि ऑडिटर को क्या करना है,
मिनट्स रिव्यू करने हैं, रिव्यू मिनट्स, ऑथराइजेशन चेक करेगा वो लोन एग्रीमेंट से, और फिर जो डेट कमिटमेंट्स है वो अप्रूव्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या नहीं है। फिर उसके बाद एग्री डिटेल्स ऑफ लोन रिकॉर्डेड इंटरेस्ट रेट नेचर एंड रीपेमेंट टर्म्स टू द लोन एग्रीमेंट, वेरीफाई दैट बोरोइंग लिमिट्स इफ एनी इम्पोज्ड बाय एग्रीमेंट्स आर नॉट एक्सीडेड। तो जितना कि हमें बोरोइंग एग्रीमेंट में अमाउंट की लिमिट मिली थी ना बोरोइंग करने के लिए, वो उस अमाउंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वो चेक करेगा वो। फिर उसके बाद रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बोरोइंग्स फ्रॉम द लेंडर। तो ऑब्टेन करेगा कंफर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बोरिंग्स फ्रॉम द लेंडर, जहाँ से मतलब हमें कन्फर्म थर्ड पार्टी से जो हम लेते हैं ना कन्फर्मेशन, हमने देखा है, तो वो थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन मतलब किस बैंक से लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है वो। एग्री डिटेल ऑफ लीजेस एंड हायर परचेज क्रेडिटर रिकॉर्डेड टू अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। इन केस ऑफ डिबेंचर एग्जामाइन ट्रस्ट डीड फॉर द टर्म्स एंड डेट ऑफ रिडेम्पशन, बोरोइंग रेस्ट्रिक्शन एंड कंप्लायंस विद कॉन्वेनेंस। तो इन केस ऑफ डिवेंचर वो क्या देखेगा, डेट्स चेक करेगा और रिडेम्पशन की डेट्स को चेक करेगा। व्हेन द डेट इज रिटायर्ड, डेट जब खत्म हो गया तो फिर दैट द डिस्चार्ज इज रिसीव्ड ऑन एसेट सिक्योरिंग द डेट, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल लायबिलिटी विल हैव बीन रिकॉर्डेड, रिप्रेजेंट अ वैलिड क्लेम बाय द लेंडर्स, that all borrowings have been accounted for in the books of the company on timely basis. Obtain a schedule of short-term and long-term borrowing, including debt outstanding at the end of the previous year, as well as new debt or renewal showing beginning and ending balances and borrowings taken and repaid during the year. Perform the following. तो हम अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने बैलेंसेस को चेक कर रहे हैं, हमारे जो बोरोइंग के बैलेंसेस है ना उनको चेक कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, उसको चेक करने के लिए ऑडिटर कौन कौन से पॉइंट्स करेगा, तो कंसिडर एनी एविडेंस ऑफ एडिशनल डेट, कोई एडिशनल डेट लिया गया है तो उसको कंसिडर करेगा वो, ठीक है। वो कंसिडर कैसे करेगा, मिनट्स चेक करेगा वापस से, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, कंफर्मेशन है थर्ड पार्टी से, वो सब चेक करते हुए, ठीक। फिर ट्रेस करेगा क्या, क्लोजिंग बैलेंस एज पर द शेड्यूल टू जनरल लेजर। रिव्यू द सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू डिटरमाइन इफ देयर आर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और साथ में हमें क्या चेक करना है, कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जो कि बैलेंस शीट में लिखी नहीं है, अनरिकॉर्डेड रह गई, ठीक। जैसे कि फ्रेश लोन टेकन नियर द बैलेंस शीट डेट, जब हम बैलेंस शीट डेट बना मतलब बैलेंस शीट खत्म करना था हमें अपना फाइनेंशियल ईयर, तभी कोई लोन लिया और फिर उसको गलत उसमें तो नहीं डाल दिया हमने। डायरेक्ट confirmation procedure, roll out and obtain independent balance confirmation in respect of all the borrowings from the lender and perform the following. Ascertain that confirmation asks for all information likely to be relevant to the test of debt and related interest balances, applicable interest rate, due date, collateral and security, ठीक। तो वो क्या क्या चेक कर रहा है यहाँ पर, इंटरेस्ट का बैलेंस, इंटरेस्ट रेट कितना है, ठीक, ड्यू डेट कब पे बैक करना है, कोलेट्रल या फिर जो हमने सिक्योरिटी मतलब एज अ मॉर्टगेज रखा है उन सबको, सेंड रिमाइंडर फॉर नॉन रिप्लाईज। फिर कंपेयर द बैलेंसेस एज पर द कंफर्मेशन ऑब्टेन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ask reconciliation if there are any differences and test the supporting document for reconciling item on test check basis, ठीक। यहाँ से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।